10th क्लास फिजिक्स के दूसरी कक्षा में आपका स्वागत है। तो इसके पहले कक्षा में हम आप लोग को प्रकाश के विषय में बताए थे, प्रकाश का प्रकार, इसका स्वरूप की चर्चा किए थे। आइए अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जानकारी प्राप्त करें। तो इसमें सबसे पहले हम लोग प्रकाश के जो परावर्तन है उसके नियम के विषय में जान चुके थे कि प्रकाश के जो परावर्तन है उसका दो नियम होता है। सबसे पहला आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। अब हम लोग चलते हैं दर्पण के विषय में। अब हम लोग दर्पण के बारे में जानेंगे। दर्पण क्या है? तो दर्पण को आप इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि कोई पारदर्शी कांच के एक सिरे पर अगर अपारदर्शी लेप चढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बनी व्यवस्था दर्पण कहलाता है। यदि कोई पारदर्शी कांच के एक सिरा पर अपारदर्शी लेप चढ़ा दिया जाए तो इस प्रकार बनी व्यवस्था दर्पण कहलाता है। दर्पण का हम वर्गीकरण करते हैं तो दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। हम बारी बारी से इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण क्या है? तो इसमें याद रखिएगा, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। जैसे हम एक दर्पण को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दर्पण को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अपारदर्शक सिरा है उसको इस तरह से क्ले कर दिया जाता है, जबकि जो खुला वाला जो सिरा है वह पारदर्शक सतह होता है। तो समतल दर्पण का परिभाषा आप बता सकते हैं। समतल दर्पण क्या है? तो वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है समतल दर्पण कहेंगे। समतल दर्पण की विशेषता क्या है? तो याद रखिएगा, समतल दर्पण के सबसे पहला विशेषता है कि समतल दर्पण में वस्तु के आकार के बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है। यानी समतल दर्पण में जो वस्तु का आकार है वह प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण में वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। दूसरा याद रखिएगा, समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। इसमें h1 हम वस्तु की ऊंचाई के लिए उपयोग करेंगे, h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई के लिए, प्रतिबिंब के आकार के लिए उपयोग करेंगे, u जो दर्पण है दर्पण से वस्तु की दूरी, और v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। तो समतल दर्पण के सबसे पहली विशेषता याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई या प्रतिबिंब का आकार वस्तु की ऊंचाई या वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण का दूसरा विशेषता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु के दूरी के बराबर होता है। तीसरा विशेषता याद रखिएगा कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना पाई जाती है। समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन की घटना पाई जाती है। पार्श्व परिवर्तन क्या है? तो इसका आप लोग ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में बायां भाग दायां दिखाई देता है और दायां भाग बायां दिखाई देता है। जैसे समतल दर्पण में अगर आप समतल दर्पण को देखिएगा तो इस प्रकार का दिखाई पड़ेगा समतल दर्पण। यह पार्श्व परिवर्तन है। समतल दर्पण एक आईना में, अगर आप कोई जो किताब वगैरह है उसके लिखावट को अगर आप आईना में देखते हैं तो आपको क्या दिखाई पड़ता है? समतल दर्पण में अगर आप आईना में देखते हैं तो आपको यह दिखाई पड़ेगा, जो मतलब लेटरल इन्वर्जन है वह आपको दिखाई पड़ेगा, यानी जो पार्श्व परिवर्तन है वह घटना दिखाई पड़ेगा। आप लोग देखे होंगे एम्बुलेंस लिखा हुआ, वह पार्श्व परिवर्तन में होता है ताकि आईना में उसको सही ढंग से जो चालक है वह देख सके। तो पार्श्व परिवर्तन क्या है? ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण में बायां भाग दायां और दायां भाग बायां दिखाई देना पार्श्व परिवर्तन कहलाता है। इसके अलावा एक और खासियत है समतल दर्पण का, आप लोग को ध्यान रखना होगा कि समतल दर्पण में हम जैसे जैसे पीछे हटते हैं, अगर हम समतल दर्पण से d दूरी पीछे हटते हैं तो प्रतिबिंब 2d दूरी जो है वह पीछे हट जाता है, और समतल दर्पण को अगर हम थीटा कोण पर घुमाते हैं तो उसके अंदर का जो प्रतिबिंब है वह 2 थीटा कोण पर घूम जाता है। तो समतल दर्पण का विशेषता आप लोग को याद हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं गोलीय दर्पण।
गोलीय दर्पण का परिभाषा क्या है? तो इसका परिभाषा याद रखिएगा, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक सतह गोलीय होता है उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। गोलीय दर्पण तो कई तरह का होता है, लेकिन मूल रूप में आप लोग को याद रखना है, दो दर्पण के विषय में हम इसी का चर्चा करेंगे, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है और इसका परिभाषा क्या होगा? तो अवतल के मतलब होता है धंसा हुआ। जैसे देखिए, यह अवतल है, अवतल दर्पण, इसमें आप लोग को याद रखना होगा अवतल दर्पण किसको कहेंगे? तो वैसे दर्पण जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को, वैसे दर्पण जो मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर अभिसरित कर देती है। आप लोग को हम पहले बतला चुके हैं कि अभिसारी प्रकाश किरण किसको कहेंगे? तो सिमटती हुई प्रकाश किरणों को अभिसारी प्रकाश किरण कहा जाएगा। तो अवतल दर्पण क्या है? तो अवतल दर्पण वैसे गोलीय दर्पण है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अगर आरोपित की जाती है तो उसको एक बिंदु पर यह अभिसरित कर देती है। जबकि उत्तल दर्पण का परिभाषा क्या होगा? उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? तो उत्तल दर्पण में याद रखिएगा, उत्तल दर्पण वैसा दर्पण होता है जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण आरोपित की जाती है तो वह उन प्रकाश किरणों को अपसरित कर देती है। अपसरित कर देती है यानी उसको फैला देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि दर्पण के अंदर एक बिंदु है जहां से प्रकाश किरणें अपसरित हो रही हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर क्या है? तो सबसे पहला अंतर आप इसका लिख सकते हैं, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अभिसरित कर देती है, जबकि उत्तल दर्पण मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणों को अपसरित कर देती है। इस प्रकार अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। दूसरा याद रखिएगा, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वह ऋणात्मक होता है, जबकि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। तीसरा अंतर याद रखिएगा, अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से काफी बड़ा होता है, जबकि उत्तल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब वस्तु से बहुत छोटा होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का भी निर्माण होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण नहीं होता है। इसमें सदैव आभासी और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अब आप लोग अवतल और उत्तल दर्पण में अंतर भी लिख सकते हैं। अब आगे कुछ जो पद है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। जैसे फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, हम बारी बारी से लेंगे। जैसे सबसे पहला हम अवतल दर्पण में इसका चर्चा करेंगे और जो चिन्ह परिपाटी है ताकि हम इसका न्यूमेरिकल बना सके। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो अवतल दर्पण है, जिस मुख्य अक्ष क्या है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे? तो इसको आप किसी तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मुख्य अक्ष दर्पण के ठीक बीच से होकर जाने वाली वह क्षैतिज रेखा है। मुख्य अक्ष दर्पण के ठीक बीच से होकर जाने वाली वह क्षैतिज रेखा है जिस पर यदि आपतित प्रकाश डाला जाए तो वह उसी रेखा पर वापस लौट जाती है। इस तरह से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। यानी सबसे पहला परिभाषा आप इसका दे सकते हैं कि दर्पण के ठीक बीच से होकर जाने वाली वह क्षैतिज रेखा जिस पर यदि आपतित प्रकाश डाला जाए तो वह उसी रेखा पर परावर्तित हो जाती है, मुख्य अक्ष कहेंगे। या दर्पण में फोकस बिंदु तथा वक्रता त्रिज्या, दर्पण में वक्रता केंद्र फोकस बिंदु तथा ध्रुव, दर्पण में वक्रता केंद्र, फोकस बिंदु तथा प्रकाशिकीय केंद्र या ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। आप मुख्य अक्ष को इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, फोकस बिंदु किसको कहेंगे? तो फोकस बिंदु
मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिस पर मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अभिसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, फोकस बिंदु कहलाता है। वक्रता केंद्र किसको कहेंगे? तो ध्यान रखिएगा, कोई गोलीय दर्पण, अगर इसको हम एक गोला बनाते हैं तो इसका जो केंद्र है वह वक्रता केंद्र कहलाता है। यानी कोई गोलीय दर्पण जिस गोला का केंद्र होता है, कोई गोलीय दर्पण जिस गोला का अंश होता है, चाप होता है, उसके केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? वक्रता त्रिज्या क्या है? तो याद रखिएगा, वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या r कहा जाता है। फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो फोकस बिंदु से दर्पण के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। प्रकाशीय केंद्र किसको कहेंगे या ध्रुव किसको कहा जाएगा? तो किसी गोलीय दर्पण और मुख्य अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु या मुख्य अक्ष किसी दर्पण को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है उस बिंदु को प्रकाशीय केंद्र या ध्रुव कहा जाता है। चिन्ह परिपाटी में याद रखिएगा कि यहाँ पर ध्रुव को हम मूल बिंदु मान लेते हैं। ध्रुव को अगर हम मूल बिंदु मान लेते हैं तो वैसी स्थिति में आप जानते हैं कि जो नीचे का सिरा है, संख्या रेखा के नीचे का सिरा, अगर हम द्विविमीय, अगर हम जो कार्तीय निर्देशांक पद्धति का हम इस्तेमाल अगर करते हैं तो अगर P को हम मूल बिंदु मान लेते हैं तो नीचे का भाग ऋणात्मक, ऊपर का भाग धनात्मक होता है। यानी अगर कोई वस्तु सीधी है या प्रतिबिंब सीधा है तो इसका यह धनात्मक होगा, और अगर कोई वस्तु या प्रतिबिंब उल्टा है तो यह ऋणात्मक होगा। आगे ध्यान रखिएगा कि जो दाहिना साइड का जो भाग है, दाहिना साइड का भाग धनात्मक होता है और बायां साइड का भाग ऋणात्मक होता है। यानी जो आपतित प्रकाश है, आपतित प्रकाश का जो दिशा है, आपतित प्रकाश का दिशा धनात्मक होता है, आपतित प्रकाश का दिशा धनात्मक होता है, और जो परावर्तित किरण है उसका दिशा ऋणात्मक होता है। यानी दर्पण के पीछे का भाग धनात्मक होता है और दर्पण के सामने का भाग ऋणात्मक होता है। तो आप इस चिन्ह परिपाटी को याद रखेंगे। अब हम गोलीय दर्पण में बारी बारी से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध को प्रमाणित करेंगे, संबंध को स्थापित करेंगे।